दोस्तों हाल ही में मैंने अवनु फिल्म देखा है जो कि तेलुगु हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को रवि बाबू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किए हैं। IMDb पे अवनु पार्ट 1 को मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और अवनु 2 को मिले हैं 3.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। अब मैं यहाँ आपको अवनु 1 एंड 2 दोनों की रेटिंग्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की एक ही वीडियो में हम दोनों फिल्म की कहानी को साथ में जानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों फिल्म आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड है। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ फिल्म के मेन प्लॉट्स पे ही फोकस रखूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो अवनु फिल्म की शुरुआत में हम मोहिनी नाम की औरत को अरेस्ट होते देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर अपने पति हर्ष को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा था। इसके बाद इंटरोगेशन रूम का सीन आता है जहां मेन पुलिसमैन मोहिनी से सवाल जवाब शुरू करता है और ऐसे में मोहिनी अपनी कहानी बताती है। तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ लॉन्ग टाइम लवर्स मोहिनी और हर्ष शादी कर लेते हैं और वो एक नए घर में मूव इन करते हैं जिसे हर्षा ही खरीदा था। अब ये घर जहाँ था वो एक बड़ी सी कम्युनिटी विला प्रोजेक्ट थी जिसमें 100 से भी ज्यादा हाउसेस थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 हाउसेस ही ऑक्यूपाइड थी। एक में तो ऑफ कोर्स हर्षा और मोहिनी रहने लगे थे, लेकिन दूसरे घर में हर्ष का दोस्त मोहन अपने फैमिली के साथ रहता था। यहाँ हर्ष के माता पिता भी इस नए घर में कुछ दिन के लिए रहने आते हैं। तो एक दिन मोहिनी एक डब्बे में आटा डाल रही थी जब डब्बा गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। ऐसे में मोहिनी अपनी साड़ी से आटा साफ करने लगती है और एज ए व्यूअर हम दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलते हुए देखते हैं जहां से कोई अननोन प्रेजेंस मोहिनी को गलत नजर से देख रहा था। अब ये सिलसिला खत्म नहीं होता क्योंकि नहाते वक्त भी मोहिनी को ऐसा फील होता है मानो कोई उसे देख रहा है, ऑल्दो ढूंढने पे मोहिनी को वहां कोई नहीं दिखता। अब इस तरह की इंसिडेंट्स कई बार रिपीट होती हैं और हम भी समझ पाते हैं कि ये जो भी अननोन स्पिरिट है वो मोहिनी की तरफ गलत वे में अट्रैक्टेड है। आई मीन ये स्पिरिट हमेशा उसे कपड़े बदलते देखता या फिर उसके ड्रेसेस को उतारने की कोशिश करता वगैरह वगैरह। मोहिनी इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, ऑल्दो कभी कभी मोहिनी को घर में शराब की स्मेल आती थी जिसे वो पिन पॉइंट नहीं कर पाती कि आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है। खैर बगल वाले घर में मोहन का बेटा विक्की बहुत अजीब बिहेव करने लग गया था और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बात कर रहा हो। जब विक्की से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रहा है तो विक्की का कहना था कि वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, विक्की के स्कूल से भी ऐसी रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि विक्की हमेशा किसी बूढ़े इंसान की तस्वीर बनाता है और सपोजिटली उनसे ही बात करता रहता है। अब विक्की की इन हरकतों से उसके पिता मोहन और मां सपना काफी परेशान थे क्योंकि देखा जाए तो विक्की के ग्रैंडफादर यानी दादाजी की मौत उसके जन्म से पहले हो गई थी, तो विक्की आखिर कैसे उनसे बातें कर रहा है। मोहन तो इस सब से इतना परेशान हो चुका था कि वो अब विक्की को काफी डांटने लग गया था, सेइंग कि तुम ये मेड अप गेम्स मत खेलो। अब स्कूल टीचर सजेस्ट करते हैं कि विक्की को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए और विक्की की फैमिली इस पे विचार करना शुरू कर देती है। एनीवेज अगले दिन हर्षा और उसकी फैमिली मोहन उसकी फैमिली को लंच के लिए इनवाइट करते हैं और यहाँ भी विक्की किसी अननोन प्रेजेंस को देख पा रहा था और वो उसे कैप्टन राजू के नाम से पुकार रहा था जो कि सपोजिटली विक्की के साथ खेलता है। घर में सभी लोग विक्की के इस कैप्टन राजू वाली बात को जोक समझ के हंस देते हैं, लेकिन अगले दिन चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती है। दरअसल विक्की वापस मोहिनी के घर कैप्टन राजू के साथ खेलने आया होता है जब उसकी किसी बात पे कैप्टन राजू से लड़ाई हो जाती है। ऐसे में कैप्टन राजू यानी वो आत्मा गुस्सा हो जाती है और ये आत्मा विक्की को मारना शुरू करती है। इसके ठीक बाद मोहिनी और सपना विक्की को ढूंढना शुरू करते हैं और विक्की उन्हें सीढ़ियों से चढ़ के सीलिंग फैन के ऊपर मिलता है। इस घटना के बाद मोहन और सपना काफी वरीड थे और ऐसे में फाइनली वो विक्की को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। विक्की को देखने के बाद डॉक्टर का कहना था कि उसने ऐसे केसेस देख रखे हैं जहां कभी कभी छोटे बच्चे स्पिरिट्स वगैरह को देख सकते हैं जबकि हम बड़े लोग उन स्पिरिट्स को नहीं देख पाते। डॉक्टर के हिसाब से जैसे जैसे विक्की बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा और इस दौरान पेरेंट्स को विक्की को डांटना नहीं चाहिए। अब सपना तो विक्की के साथ अच्छे से बर्ताव करने लग गई थी, यानी उसे डांट वगैरह नहीं रही थी, लेकिन मोहन अब भी विक्की पे चिल्लाता रहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विक्की झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। तो कुछ दिनों के बाद हर्षा के पेरेंट्स वापस चले जाते हैं एंड देन हर्षा और मोहिनी भी अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का प्लान करते हैं, लेकिन किसी वर्क इमरजेंसी की वजह से हर्षा को इमीडिएटली बैंगलोर जाना पड़ता है और इनका हनीमून प्लान कैंसिल हो जाता है। अब घर
पे जो कैप्टन राजू की स्पिरिट थी वो मोहिनी के साथ बेड पे जाके उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। ध्यान रहे कि मोहिनी को अब तक इस अनवांटेड स्पिरिट के बारे में आइडिया नहीं था और अब की बार भी ऐन वक्त पे सपना घर पे आती है और वो मोहिनी को अपने घर रात बिताने के लिए बुलाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मोहिनी इस घर में अकेली थी। खैर नेक्स्ट डे मोहन के घर पे विकी की दादी आती हैं और वो भी विकी को दादाजी के बारे में बात करते सुनती हैं। ऐसे में वो विकी से पूछती हैं कि अब तक दादाजी कहां थे, और विकी जवाब देता है कि अब तक वो स्वर्ग में थे लेकिन अब वो दादी को यानी आपको साथ ले जाने आए हैं। ना ऑब्वियसली ये बात बहुत इनसेंसिटिव सी थी, जिसके कारण मोहन विकी को डांटता है और स्कूल छोड़ाता है। वहीं अगर हर्षा के घर की बात की जाए तो वहां एक बार फिर मोहिनी अकेली थी और कैप्टन राजू मोहिनी को नहाते और कपड़े बदलते देख रहा था। हालांकि इस बार कैप्टन राजू की प्रेजेंस फील होती है क्योंकि उसकी फुटप्रिंट्स दिखती है और वो एक चेयर पे बैठता है। इससे मोहिनी काफी डर जाती है और वो मेड कावेरी को कमरे में जाके चेक करने कहती है। जब कावेरी कमरे में जाती है तो ये स्पिरिट उस पर हमला कर देती है, जिससे कावेरी भाग जाती है। अब जब मोहिनी भागने की कोशिश करती है तो ये स्पिरिट उसे पकड़ लेता है एंड देन उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। मोहिनी किसी तरह बच के भागती है और वो सीधा सपना के घर जाके उसे सब कुछ बताती है। ना ऑफ कोर्स सपना को इन बातों पे यकीन नहीं होता। इनफैक्ट हर्षा तक कॉल पे कहता है कि ये सब मोहिनी का भ्रम होगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हॉरर फिल्म्स देखती है। लेकिन दोस्तों विकी की दादी स्पिरिट्स को मानती थी और ऐसे में वो मोहिनी के साथ उसका घर चेक करने आ जाती हैं। दादी तुरंत स्पिरिट की प्रेजेंस को फील कर लेती है और वो कंफर्म करती है कि वाकई इस घर में कोई स्पिरिट जरूर है। ऐसे में दादी फौरन मोहिनी के साथ कुछ पूजा पाठ का सामान वगैरह लाती है ताकि वो इससे स्पिरिट को भगा सके। लेकिन यह आत्मा दादी पे हमला बोल देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। गिरने के कारण दादी को काफी चोट आती है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐन वक्त पे हर्षा भी वापस आ गया था और मोहिनी डरते हुए हर्षा को सब कुछ बताती है। मोहिनी का कहना था कि वो किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं जाएगी और ऐसे में हर्षा यहाँ मोहिनी को घर से थोड़ा दूर ले जाके काम डाउन करता है। ऑल्दो लेट मी टेल यू गाइस कि हर्षा को अब भी मोहिनी की बातों पे यकीन तो नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विकी पहले ही बता देता है कि उसकी दादी मरने वाली है और इसके ठीक बाद दादी का वाकई में देहांत हो जाता है। यहाँ विकी ये भी कहता है कि उसके दादाजी यानी मोहन के पिता मोहन को माफ कर दिए हैं। अब ये सुन के मोहन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसको ही पता था कि उसने अपने पिता के साथ क्या गलत किया था। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि मोहन के पिता की मौत उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी, क्योंकि मोहन अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने में देर कर दिया था। अब क्योंकि विकी समहाउ ये बात जान गया था, सो दिस प्रूव्स कि विकी वाकई में आत्माओं को देख सकता है और उनसे इंटरैक्ट भी कर पाता है। यहाँ विकी कहता है कि कैप्टन राजू एक बुरा स्पिरिट है और जल्द ही वो हर्षा और मोहिनी को मार देगा। ये सुनते ही मोहन फौरन घर की तरफ भागता है। वहीं घर पे मोहिनी अब भी अंदर जाने से इनकार कर रही थी और ऐसे में हर्षा सूटकेस वगैरह लेकर आता है ताकि ये लोग कहीं और स्टे कर सके। बट टू देयर सरप्राइज इनका कार ऑलरेडी पंचर था, जिस कारण से ये लोग ड्राइव नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, ये लोग मल्टीपल कैब्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके घर पे कोई भी कैब वाला नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनका लोकेशन थोड़ा शहर के बाहर था, यानी आउटस्कर्ट्स में। इनफैक्ट जब एक कैब वाला फाइनली आता भी है तो उस वक्त तक इनका फोन ऑफ ही हो गया था, तो बेसिकली इन द एंड इन्हें कैब नहीं ही मिल पाती है। ऐसे सिचुएशन में हर्षा मोहिनी पे दबाव बना के उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, क्योंकि हर्षा को ऐसे भी इन स्पिरिट्स और घोस्ट्स वाली बातों पे यकीन तो था नहीं। याद रहे कि इनका फोन ऑफ हो चुका था और घर के अंदर फोन चार्ज भी नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद हर्षा बेड पे जाता है और मोहिनी भी डरते हुए बेड पे आती है। तभी फिर से कैप्टन राजू की आत्मा वापस आती है और वो मोहिनी को परेशान करना शुरू करता है। इस बार हर्षा को भी फील होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में हर्षा नीचे चेक करने जाता है। इस पॉइंट पे ये स्पिरिट हर्षा को ही पजेस कर लेती है और हर्षा खुद ही मेन डोर लॉक करता है ताकि घर में कोई एंटर ना कर सके। देन पजेस्ड हर्ष मोहिनी के पास आता है और वो क्लियरली कहता है कि उसे मोहिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। मोहिनी घर में यहाँ वहां भागते हुए छिपने की कोशिश करती है लेकिन पजेस्ड हर्ष मोहिनी को ढूंढ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने बढ़ता है। अपने बचाव में मोहिनी हर्षा को स्टैब करने लगती है और एन मौके पे मोहन सोसाइटी के गार्ड के साथ आके मोहिनी को रोकता है। तो बेसिकली यही थी मोहिनी की कहानी, जो कि फिलहाल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को सुना रही थी। अब पुलिस वाला मोहिनी की कहानी में यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी सोसाइटी का गार्ड सामने आता है और वो कुछ और बातें रिवील करता है। गार्ड बताता है कि जब विला का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब वहां राजू नाम का एक मजदूर था जो कि खुद को कैप्टन राजू बुलाता था और दूसरों को भी उसे कैप्टन राजू कहने को बोलता था। राजू एक शराबी था और वो कई औरतों के साथ गलत करता था। इनफैक्ट राजू तो गार्ड की सिर्फ 12 साल की बेटी के साथ भी गलत किया था। इन्हीं कारणों की वजह से बाकी मजदूर लोग मिलकर राजू को मार दिए। इनफैक्ट वो उसके शरीर को काट के हर्षा वाले घर की दीवारों में प्लास्टर कर दिए थे। ये सुनते पुलिस भी
तुरंत वेरीफाई करती है कि वाकई राजू के मिसिंग होने की कंप्लेन उनके फाइल्स में दर्ज है। तो इन नए खुलासों के बाद मेन पुलिस वाला मोहिनी के साथ वापस घर जाने की बात करता है ताकि वो राजू को कन्फ्रंट कर सके, लेकिन मोहिनी कहती है कि राजू तो उसके बगल में ही बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरे टाइम राजू यहीं पे था और मोहिनी के इस बात पे भी पुलिस को ज्यादा यकीन नहीं होता। जो भी हो, पुलिस मोहिनी को अगले दिन वापस आने कहती है और पैरेलल में हम समझ पाते हैं कि हर्षा हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। मोहिनी हर्षा से मिलने हॉस्पिटल जाने लगती है और उसके पीछे हम राजू के फुटस्टेप्स देखते हैं, डिपिक्टिंग कि राजू अब भी मोहिनी के पीछे लगा हुआ है। यहीं पे अवनु 1 फिल्म खत्म हो जाती है और इस फिल्म में हमें राजू की बैक स्टोरी देखने को मिली है। इसके अलावा हम व्यूअर समझ पाते हैं कि भले राजू स्पिरिट फॉर्म में चीजों को टच कर सकता है, आइटम्स को मूव कर सकता है एंड ऑल, लेकिन उसे मोहिनी के साथ फिजिकल होने के लिए किसी को पजेस करना ही पड़ेगा। नाउ एज प्रॉमिस्ड, मैं इसी वीडियो में अवनु फिल्म के पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको दूसरी वीडियो के लिए 1-2 दिन का वेट ना करना पड़े। तो कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां अवनु 1 खत्म हुई थी, यानी हर्षा हॉस्पिटल में है और उससे मिलने उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। ऑल्दो हर्षा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मोहिनी को अब राजू के नाइटमेयर्स आने लग गए थे और इसके बाद कहानी थोड़ी दिन आगे बढ़ जाती है जब हर्षा भी ठीक ठाक रिकवर कर चुका है और ऐसे में वो मोहिनी के साथ अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करता है। वहां एक नागा साधु मोहिनी से कहते हैं कि राजू अब भी उसके पीछे है एंड देन वो मोहिनी को एक पेंडेंट देते हैं। साधु बाबा के हिसाब से ये पेंडेंट मोहिनी की रक्षा करेगा और मोहिनी को इसे 1 साल तक पहने रहना है, क्योंकि 1 साल बाद राजू की आत्मा को अपने आप शांति मिल जाएगी। मोहिनी इस पेंडेंट को पहन लेती है, जिसके बाद हर्षा और मोहिनी इस शहर को छोड़ के एक दूसरे पॉश फ्लैट में मूव होते हैं जो कि इन्हें मोहन दिखाया था। यहाँ हम एक नेक्स्ट डोर नेबर को देखते हैं जो कि हमेशा दूसरों को लेके सस्पिशियस रहता है और रैंडम लोगों पे चिल्लाता रहता है। ये बंदा मोहिनी और हर्षा से भी सवाल जवाब करता है, आस्किंग कि क्या तुम वाकई शादीशुदा हो या फिर फ्लैट लेने के लिए नाटक कर रहे हो। ना ऑफ कोर्स मोहिनी और हर्षा इस बंदे को इग्नोर करते हैं। अब ये बंदा अपनी पत्नी से भी कहता है कि कैसे उसे इन नए नेबर्स पे शक है एंड देन वो शराब पीने लगता है। यहाँ उसकी पत्नी उसे शराब पीने से थोड़ा मना करती है। अब रात को राजू की स्पिरिट वापस आती है, लेकिन इस बार पेंडेंट की वजह से राजू मोहिनी को टच नहीं कर पाता। ऐसे में अगली सुबह राजू पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी वो मोहिनी के पास से उस पेंडेंट को हटा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम हर्षा और मोहन को वर्क पे देखते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि ये दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देते हैं टू कंपनीज। फिलहाल ये लोग जिस लैब को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने आए थे वहां एक डॉक्टर पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। बेसिकली वो प्रूव कर रहा था कि कैसे इंसान के मरने के बाद शरीर से वाकई आत्माएं निकलती हैं। और यहाँ एक इंसान के मरने के बाद वो ग्लास चेंबर टूट जाता है जिसमें इंसान को सील किया गया था। ऐसा होते कुछ हाईटेक कैमरास काफी फोटोज एंड वीडियोस भी लेती हैं टू कैप्चर द स्पिरिट। इनफैक्ट आगे के कुछ सीन्स में हम स्पिरिट को देख भी पाते हैं। इनके टीम में एक संजना नाम की लड़की भी थी जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। मूविंग ऑन, उस रात पे मोहिनी रोमांटिक डिनर प्रिपेयर करती है और हर्षा भी इससे काफी खुश था। ऑल्दो राजू अब भी मोहिनी के पीछे पड़ा था और वो किसी तरह मोहिनी का पेंडेंट हटाना चाहता था। राजू यहाँ काफी अजीब चीजें करता है एंड इन द एंड हर्षा पानी पे फिसल के गिर जाता है जिससे उसके बैक में चोट आती है। इसी सब के दौरान इनका नेबर इनके घर में काफी ताका झाकी कर रहा था ताकि वो सब इंफॉर्मेशन रख सके कि घर में कौन आता है कौन जाता है वगैरह वगैरह। तो अगली सुबह घर में पानी की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मोहिनी एक प्लम्बर को बुलाती है। इस पे भी वो पड़ोसी बखेरा खड़ा करने लगता है और मोहिनी उसे डांट के शांत करती है। खैर प्लम्बर वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है और मोहिनी अपने पेंडेंट वाले चेन को फिक्स करने में लग जाती है क्योंकि चेन थोड़ा सा टूट गया था। इसी मौके का फायदा उठा के राजू चेन एंड पेंडेंट को वार्डरोब के पीछे गिरा देता है जहां से मोहिनी चेन को निकाल नहीं पा रही थी। इसके बाद राजू प्लम्बर को पजेस कर लेता है ताकि वो प्लम्बर के रूप में मोहिनी के साथ गलत कर सके। अब जैसे ही मोहिनी को रियलाइज होता है कि प्लम्बर पजेस्ड है, वो फौरन अपना पेंडेंट निकालने भागती है। मोहिनी किसी तरह कैबिनेट को तोड़ देती है ताकि वो पेंडेंट को वार्डरोब के पीछे से निकाल सके और ऐन वक्त पे वो पेंडेंट पहन भी लेती है। मोहिनी के ऐसा करते ही राजू प्लम्बर के शरीर को छोड़ देता है और अपने होश में आने के बाद प्लम्बर को कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बारे में मोहिनी हर्षा और मोहन को बताती है और ऐसे में ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट संजना की मदद लेने का डिसाइड करते हैं। तो फाइनली संजना इनके घर में आती है और वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप करती है। अब इनिशियली यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं होता, ऐसे में सभी मोहिनी को अपना पेंडेंट हटाने कहते हैं क्योंकि उसके बाद ही राजू आएगा। मोहिनी ऐसा ही करती है जिसके बाद वाकई थोड़ी असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। संजना को यहाँ ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करके वो ऊपर वाले थिएटर रूम में पहुंच जाती है। यहाँ राजू की स्पिरिट संजना पे हमला कर देती है और ऐसा वैसा हमला नहीं बल्कि राजू संजना के साथ गलत करके उसे मार ही डालता है। अब संजना के चिल्लाने की आवाज सुन के हर्षा ऊपर जाता है और राजू उसे पजेस कर लेता है। पजेस्ड हर्षा यहाँ चालाकी से मोहन को ऊपर वाले थिएटर रूम में बंद कर देता है और फिर वो नीचे
आके मोहिनी पे हमला करता है। इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच मोहन अपने फोन से दरवाजा अनलॉक करता है और वो हर्षा को पकड़ता है। इस मौके का फायदा उठा के मोहिनी तुरंत अपना पेंडेंट पहन लेती है, जिसके बाद हर्षा बेहोश हो जाता है। अब मोहन और मोहिनी मिलकर हर्षा को बांध देते हैं और मोहिनी यहाँ पुराने वाले सोसाइटी के गार्ड को कॉल करती है ताकि वो राजू के बारे में और बातें जान पाए। इन्हें पता लगता है कि राजू आज के ही दिन 1 साल पहले मारा गया था, यानी आज रात 12 बजते ही राजू की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो फिर हमारी दुनिया में नहीं रहेगा। अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो साधु बाबा भी मोहिनी को पेंडेंट 1 साल तक ही पहने रहने को बोले थे, क्योंकि मरने के ठीक 1 साल बाद तो आत्मा हमारी दुनिया से ऐसे भी चली जाती है। इस पॉइंट तक हर्षा को होश आ गया था और वो मोहिनी से उसे खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मोहिनी वॉज नॉट श्योर कि हर्षा अब भी पजेस्ड है या नहीं, और इसीलिए वो हर्ष को नहीं खोल रही थी। ऐसे में राजू हर्ष को चोट पहुंचाने लगता है। इनफैक्ट वो हर्षा को हवा में लेविटेट भी करवा देता है। आलम यह था कि हर्ष की जान जा सकती थी और इसलिए मोहन सजेस्ट करता है कि इन्हें यह पेंडेंट हर्षा को ही पहना देना चाहिए ताकि राजू उसे चोट ना पहुंचा सके। अब पहले तो मोहिनी इस बात के लिए राजी नहीं होती, लेकिन अंततः वो मान जाती है और पेंडेंट हर्षा के गले में डाल देती है। मोहिनी के ऐसा करते ही मोहन हंसना शुरू करता है, क्योंकि अब राजू की स्पिरिट मोहन के अंदर आ चुकी थी और यहाँ मोहन मोहिनी पे हमला करके उसे चेज करना शुरू करता है। इसी के पैरेलल में नेबर उसकी बीवी चिल्लम चोट सुनते हैं और बीवी के बहुत कहने पे नेबर फाइनली चेक करने जाता है कि आखिर बगल वाले फ्लैट में चल क्या रहा है। इस पॉइंट तक मोहन मोहिनी को डाइनिंग टेबल पे गिरा के उसके साथ गलत करने वाला था, लेकिन बंधा हुआ हर्ष समहाउ अपने फोन का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड फैन को नीचे लाता है, जिससे मोहन को चोट लगती है। इसके बावजूद मोहन नहीं रुकता, लेकिन अब तक नेबर भी आ चुका था जो कि मोहन को रोकता है। तभी हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि 12 बज गए हैं और ऐसे में राजू की आत्मा को मोहन के शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका हमारी दुनिया में समय खत्म हो चुका था, यानी 1 साल पूरे हो चुके थे। तो अगले दिन यहाँ पुलिस आती है और वो नेबर्स की स्टेटमेंट लेते हैं और इस बार नेबर भी अच्छे से बिहेव कर रहा था। नेबर यहाँ अपनी वाइफ को भी मेंशन करता है एंड दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि नेबर की वाइफ तो काफी पहले ही मारी जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में एक बिना मतलब का ट्विस्ट जो कि नेबर के पास्ट को एक्सप्लेन करता है। तो दरअसल नेबर एक नंबर का पियक्कर था और एक बार जब वो नशे में था तो उसका दोस्त उसकी बीवी के साथ गलत करने की सोचता है। इस फिल्म में सब कोई सबके साथ गलत ही कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब नेबर इस कदर शराब के नशे में धुत था कि वो सब कुछ समझकर भी मूव तक नहीं कर पा रहा था, यानी चाहते हुए भी अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा था। लेकिन वो किसी तरह अपने शराब वाली ग्लास बोतल को हाफ में तोड़ के अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करने का ट्राई करता है, मतलब उस बोतल से अपने दोस्त को स्टैब करके। बट लाइक आई सेड, वो इतने नशे में था कि अपने चेयर से उठ भी नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी बीवी किसी तरह भागती है और वो अपने पति के हाथ पे ही गिरती है जिसमें ग्लास का टुकड़ा था। जी हाँ दोस्तों, गलती से नेबर अपने ही हाथों से अपनी बीवी को मार दिया था, जिसका गम उसे आज तक था। अब जो नेबर का दोस्त था वो तो फौरन देश छोड़ के भाग गया, लेकिन नेबर अपनी वाइफ को खो दिया था। तब से ही नेबर ऐसा चिड़चिड़ा हो गया और उसे आज तक लगता है कि उसकी वाइफ जिंदा है। तभी हम फिल्म में देख पाए कि उसकी वाइफ उसे शराब पीने से मना करती है और वो उसे सही काम करने को बोलती है, लेकिन रियलिटी में उसकी वाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में नेबर अपनी वाइफ के कहने के कारण ही मोहिनी को पजेस्ड मोहन से बचाया। सो यस, ये एक साइड प्लॉट भी था जो कि एंड में रिवील होती है, जो कि पता नहीं क्यों दिया गया है, बट हाँ था तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद आता है मूवी का आखिरी सीन जहां हम राजू की फैमिली को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजू की बीवी थी, देन उसका एक छोटा बेटा भी था जो कि अपनी माँ से पूछता है कि पापा स्वर्ग जाएंगे या नर्क। ये सुनते बच्चे के अंकल चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि राजू जैसा बेकार इंसान पक्का नर्क में सरेगा। इसके थोड़ी देर बाद एक आत्मा अंकल को कई चांटे लगाती है, डिपिक्टिंग कि शायद राजू की आत्मा अब भी किसी तरह हमारी दुनिया में ही रह गई है, या फिर ये काम किसी और आत्मा का होगा जिसके बारे में शायद हमें अवनु पार्ट 3 में देखने को मिले। वैसे यहाँ पे अवनु 2 फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अवनु 1 और 2 की कहानी, और यहाँ कुछ थियरी जैसा तो कुछ है नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीन जहाँ 2 ही पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि या तो राजू की आत्मा समहाउ हमारी ही दुनिया में रह गई है, कैसे ये तो नहीं पता, या फिर ये किसी और की आत्मा होगी जो कि इविल ही है राजू की तरह, जिसके बारे में हमें पार्ट 3 में बताया जाएगा। अब अवनु पार्ट 3 मूवी पे मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं उसे फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर ये फिल्म आ गई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा, और अगर आ गई है एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता देना। नहीं आई है तब तो कोई बात ही नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अवनु 1 एंड 2, तो फिल्म में सिर्फ 2 चीजें हैं। एक ठरकी भूत जो कि औरतों के साथ गलत करना चाहता है, स्पेशली मोहिनी के साथ, और दूसरी चीज है होम ऑटोमेशन।
जी हाँ, फिल्म में हमें सेलकॉन की एड बार बार दिखाई जाती है जहाँ पूरा घर ऑटोमेटेड है। चाहे लाइट्स ऑन करना हो, पर्दे गिराने हो, डाइनिंग टेबल सेट करना हो, फैन ऑन करना हो या फिर उसे फॉर सम रीजन नीचे लाना हो, सब कुछ मोबाइल से होता है और पूरा ऑटोमेशन सेलकॉन कंपनी की एड है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स के एक सीन में होम ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके पंखे को नीचे लाया जाता है जिससे मोहन पे हमला किया गया। अच्छा, इसीलिए पंखे को नीचे लाना जरूरी होता है। तो हाँ, फिल्म में अगर आपको होम ऑटोमेशन देखना है तो वो आपको भड़ भड़ के मिलेगा। ओवरऑल दोनों फिल्में बेकार ही थी, स्पेशली द सेकंड वन। यही वजह है कि मैं एक ही वीडियो में दोनों फिल्मों को निपटा दिया हूं और यहां मैंने सारी अननेसेसरी चीजों को कट कर दिया है ताकि आपको बस रॉ स्टोरी बताया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।